दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह के बारे में, जिन चिन्हों से राजस्थान का प्रतिनिधित्व होता है कि भाई रोहिड़ा आया, इसका मतलब वो राजस्थान से। और खेजड़ी दिमाग में आती है तो हाँ राजस्थान, तो ये मतलब एक प्रतीक चिन्ह हो गए, तो उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक रीड के अंदर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है भाई। और बहुत ही फ्री के नंबर कह सकते हैं, फ्री फोकट के नंबर है, छोटा सा टॉपिक है, 1-2 पेज का होगा, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ ये कर लो बस आप, रीड में एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर जाने वाला है नहीं, ठीक है। आ जाओ फिर। सबसे पहले आपको दिया हुआ है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है भाई। और पहला चिन्ह आता है खेजड़ी, जिसे हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, राजस्थान की आन बान शान भी कहते हैं, क्योंकि ये जब अकाल पड़ा था तो लोगों ने खेजड़ी वृक्ष के जो ऊपर लगा हुआ कठोर कठोर भाग होता है उसे खा के जिंदे रहे थे वो, यानी कि कितने मतलब इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, सोच लो आप, ठीक है। तो चलो उसके बारे में देखते हैं। तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और खेजड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी। और महाभारत काल के अंदर जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाने के लिए कोई पेड़ ढूंढा तो मिला नहीं, तो उन्होंने खेजड़ी वृक्ष के ऊपर ही अपने अस्त्र और शस्त्र छुपाए थे। इसलिए उन्हें ग्रंथों के अंदर खेजड़ी वृक्ष को समी वृक्ष नाम दिया गया था कि समी वृक्ष के अंदर अर्जुन ने अपने शस्त्र छुपाए थे। और इसका वैज्ञानिक नाम आता है भाई प्रोसेपिस सेनेरेरिया। और राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तो 31 अक्टूबर 1981 को इसे राज्य वृक्ष का दर्जा मिल गया था कि ये जो खेजड़ी है ये अपने राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ठीक है ना। और खेजड़ी के ऊपर जो फलियां लगती है उसे सांगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? सांगरी। और सांगरी जब सूख जाती है और पक जाती है तो उसे खोखा कहते हैं फिर, क्या कहते हैं भाई? खोखा कहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष की जो पत्तियां होती है उन्हें लूंग या फिर लूम कहते हैं, लूंग या फिर लूम, यानी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, आप सबको देखी हुई होगी, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं जिसने खेजड़ी देखी नहीं है। तो ये सांगरी लगती है खेजड़ी पे और सूखने के बाद और पकने के बाद खोखा हो जाती है। और इसकी जो पत्तियां हैं उसे लूंग या फिर लूम कहते हैं, जो जानवरों को खिलाने के लिए भी काम दी जाती है भाई, ठीक है। और इस पे जो फूल लगते हैं, यानी कि सांगरी आने से थोड़े पहले, 1 वीक पहले लगते हैं, और वही पक करके आगे सांगरी लगती है उनसे। तो जो फूल आते हैं पहले उन्हें कहते हैं मिंजर। और ऐसे क्या राजस्थान में ऐसा कहा जाता है कि जब मिंजर ज्यादा लगती है तो कहते हैं कि इस बार जमाना अच्छा होगा, कि आज मिंजर ज्यादा लगी है तो बारिश अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होगी तो अपने आप खेती अच्छी होने वाली है। तो ये इस पे कुछ धारणाएं बनी हुई है राजस्थानियों के द्वारा कि अगर मिंजर लगी हुई है ज्यादा तो बारिश भी अच्छी होगी, और बारिश अच्छी होगी तो जमाना और खेती भी अच्छी होने वाली है। यानी कि इस खेजड़ी के जो फूल लगते हैं उसे कहते हैं मिंजर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है भाई। और खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा की जाती है वो की जाती है विजयदशमी के दिन। विजयदशमी जब आती है उस समय खेजड़ी की पूजा की जाती है भाई। और इसके उपनाम देखो, इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, यानी कि खेजड़ी है वो राजस्थान का क्या है भाई? गौरव है भाई, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे जो पूर्वज थे वो जीवित रहे थे अकाल के अंदर। इसके जो खेजड़ी का जो साइड का जो कठोर भाग होता है उसे पीस पीस के खाते थे लोग, तो इसकी देन है भाई आज राजस्थान। तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। और इसे पंजाब और हरियाणा के अंदर जाटी कहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। पंजाब और हरियाणा में क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। तमिलनाडु के अंदर इसको पेई पेई कहते हैं, पेई पेई कहा जाता है। और कन्नड़ के अंदर इसे कहते हैं बन्ना बन्नी, ये ध्यान रखना भाई कि बन्ना बन्नी किसका उपनाम है? तो बन्ना बन्नी खेजड़ी को कहते हैं कन्नड़ भाषा के अंदर कि ये तो बन्ना बन्नी है, ठीक है। और सिंधी भाषा में इसे कहते हैं छोकड़ा, क्या कहते हैं भाई? छोकड़ा कहते हैं, या फिर कह सकते हैं गफ, गफ भी कह सकते हैं। और खेजड़ी का एकमात्र मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, ध्यान रखना, जिसे खेजड़ी मेला भी कहते हैं। और जोधपुर के अंदर लगता है भाई। तो कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर लगता है भाई, ठीक है। फिर आते हैं ऊंट। और ऊंट तो सबके देखा भाई होगा, क्योंकि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, तो भी राजस्थान में के देखे होंगे यार, सब राजस्थान के रहने वाले हैं, है ना। तो ऊंट है, इसका अर्थ क्या होता है पता है आपको?
सुंदरता, ब्यूटीफुल। क्या होता है भाई? ऊंट का अर्थ है सुंदरता। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालोगे ऊंट का, तो इसका अर्थ आता है सुंदरता, यानी कि ऊंट बहुत ही सुंदर प्राणी है भाई। ठीक है, और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि ऊंट को इस अकॉर्डिंग ही बनाया गया भगवान ने कि तू रेगिस्तान में रहेगा। पैर दिए तो चौड़े चौड़े दिए कि रेत में धसे ना, और शरीर दिया तो इस अकॉर्डिंग दिया कि तुम अगर एक बार पानी पी लेगा, तुझे महीनों पानी पीने की जरूरत है नहीं, तो एक बार बढ़िया पानी पी ले और मस्त रहे। और कान वगैरह, आंखें वगैरह देख लो आप, उनके आंखों के ऊपर इतने मतलब वो रूह आती है, बाल आते हैं कि कोई धूल है, मिट्टी है, कण है, कुछ भी नहीं जाते, क्योंकि उसको उस अकॉर्डिंग ही सेव किया गया है कि तुम रेगिस्तान में ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं कि रेगिस्तान में अगर जाना है तो ऊंट को ले लो, कहीं भी जाओ, मजे करो। और इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 के अंदर। थोड़ा लेट दिया भाई, क्योंकि इसको सबसे पहले देना चाहिए था। तो राज्य पशु का दर्जा दिया है 30 जून 2014 के अंदर ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। और ऊंट के जो देवता माने जाते हैं वो पाबूजी राठौड़ को माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय जो है वो पाबूजी राठौड़ को ही जाता है। और ऊंट पालक जो जाति के रूप में प्रसिद्ध है वो है भाई रायका या रेबारी कह सकते हैं। रायका जाति है, रेबारी जाति है, वो ऊंट पालक जाति के रूप में प्रसिद्ध है। और ये बाबूजी महाराज को बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इनके रक्षक संरक्षक के रूप में भी माने जाते हैं बाबूजी महाराज। और एक कला आती है जिसका नाम है उस्ता कला। ये तो आप सब पढ़ते ही हो आर्ट एंड कल्चर के अंदर, उस्ता कला। तो उस्ता कला जो है वो ऊंट की खाल पर कलाकारी करते हैं, उससे कहते हैं उस्ता कला। यानी कि जो ऊंट की खाल होती है उसके ऊपर वो कटिंग करके या फिर अलग अलग डिजाइन बना के जो कलाकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। और दूध, यानी कि ऊंटनी का जो दूध होता है ना वो बहुत ही पौष्टिक माना जाता है भाई। ऐसा कहा जाता है कि ऊंटनी के दूध के अंदर विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि विटामिन सी का भरपूर सोर्स अगर भी माना जाए तो वो ऊंटनी का दूध माना जाता है भाई। और ऊंटनी के दूध की डेयरी बनी हुई है जो कि उर्मूल डेयरी के नाम से और बीकानेर के अंदर है। तो ये भी ध्यान रखना, डेयरी कहाँ पे है, ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे है, तो उर्मूल डेयरी नाम है और बीकानेर के अंदर स्थित है भाई। और आभूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऊंट का आभूषण, यानी कि ऊंट के यहाँ गले के अंदर आभूषण लगाया जाता है, कभी देखना आप यूट्यूब वगैरह पे, उसे गोरबंद कहते हैं या फिर कह सकते हैं गिरबान भी कहते हैं। और गोरबंद नखरालो गीत भी है, आपने देखा ही होगा, राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध गीत है भाई, उसमें ऊंट पे ही बना हुआ है वो गीत, क्योंकि वो ऊंट का जो आभूषण है गोरबंद, वो ऐसे बनाते हुए उन पे गीत बनाया गया है। और ऊंटनी का जो गर्भकाल होता है भाई वो ऐसा कहा जाता है कि 400 दिन का होता है, यानी कि 9 माह से लेकर 14 माह तक का जो गर्भकाल उनका होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और डेयरी कहाँ पे है? तो उर्मूल डेयरी के नाम से और बीकानेर के अंदर स्थित है। आभूषण कौन सा है? तो गोरबंद है, जिसको गिरबान भी कहते हैं। और ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है? 400 दिन का होता है, जिसे हम 9 से लेकर 14 माह कह सकते हैं। और एक ऊंट की जो एवरेज उम्र होती है, एवरेज एज होती है कि भाई कितने साल तक वो जीवित रह सकता है, तो वो है भाई 40 से लेकर 50 साल तक जीवित रह सकता है वो। ठीक है, 40 से लेकर 50 साल तक वो जीवित रहता है, इतनी एज होती है उसकी, एवरेज एज। और राजस्थान में हाल ही के आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे घटने वाला जो प्राणी है, यानी कि सबसे ज्यादा कमी हुई है किसी अगर जानवर के अंदर, जैसे बकरी, भेड़, गाय, भैंस अगर देखे सब में, तो ऊंट की जो कमी है वो सबसे ज्यादा हुई है। थोड़े बहुत बचे हुए हैं जो कि बाड़मेर और जैसलमेर साइड और बीकानेर साइड बचे हुए हैं। तो ये है भाई ऊंट के बारे में। तो एक बार चलो वापस रिविजन कर लेते हैं। तो खेजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसको समी वृक्ष भी कहा गया ग्रंथों के अकॉर्डिंग। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेफिस सेनेरेरिया भी कहते हैं। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1981 को दिया गया। इसके फली को कहते हैं सांगरी, और सूखने के बाद और पकने के बाद इसे कहते हैं खोखा। और इसकी जो पत्तियां होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसे लूंग या फिर लूम कहते हैं।
इस पे जो फूल लगते हैं जो सांगरी आने से पहले लगते हैं उन्हें कहते हैं मिंजर कहते हैं। और इनकी पूजा कब की जाती है तो विजयादशमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। और इसको खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, पंजाब हरियाणा में इसको जाटी कहते हैं, तमिलनाडु में इसको पेई पेई कहते हैं, कन्नड़ में इसको बन्ना बन्नी कहते हैं भाई, सिंधी के अंदर इसको छोकड़ा या फिर गप कहते हैं, गप। ठीक है। और मेला लगता है एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी वृक्ष मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं ऊंट, तो जिसका अर्थ होता है सुंदरता, ब्यूटीफुल। ठीक है। इसको रेगिस्तान का जाज भी कहा जाता है भाई। और राज्य पशु का दर्जा इसको दिया गया था 30 जून 2014 के अंदर। और ऊंट से संबंधित देवता पूछा जाए तो बाबूजी महाराज, और जाति पूछे तो राइका या रेबारी जाति है, ऊंट पालक जाति के रूप में जानी जाती है। और ऊंट की खाल पर की जाने वाली कलाकारी को उस्ता कला कहते हैं। दूध की क्या विशेषता है तो ऊंटनी के दूध के अंदर विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना। विटामिन सी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। डेयरी, ऊंटनी के दूध की डेयरी जो है उसका नाम है उर्मूल डेयरी, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है। उर्मूल डेयरी और बीकानेर के अंदर स्थित है। इसका आभूषण कौन सा है तो आभूषण है भाई गोरबंद नखराणु, यानी कि गोरबंद है वो ऊंट का आभूषण है। इसको गिरबान भी कहते हैं। गिर यानी कि गिर को क्या कहते हैं भाई, गर्दन का पर्यायवाची होता है ना, गिर गिरवा गर्दन, तो ये गिरबान है, यानी कि गर्दन पे बंधने वाला जो आभूषण है उसे गिरबान कहते हैं, गोरबंद या फिर गिरबान। ऊंटनी का गर्भकाल कितना होता है तो वो है 400 दिन, जिसे हम कह सकते हैं 9 से लेकर 14 माह। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो जोड़ बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। इसकी उम्र कितनी होती है तो उम्र एवरेज देखा जाए तो भाई 40 से लेकर 50 साल तक इसकी उम्र रहती है। और ऊंट और खेजड़ी अब ऐसा कह सकते हो कि राजस्थान के लिए वरदान है भाई। ठीक है। चाहे बारिश हो या ना हो, ऊंट और खेजड़ी हमेशा ही रहेंगे और शुरुआत से ही रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ तो भाई अब आपको दिख रहा है कि प्रतीक चिन्ह के अंदर चिंकारा, चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है भाई गजेला बनेडी। तो ये ध्यान रखना, चिंकारा यानी कि जो छोटा सा हम देखते हैं खेतों के अंदर वो हरिण आता है, उसका नाम हिरण नहीं है, हरिण। ये ध्यान रखना भाई, ये आप जो शब्द शुद्धि में आप ध्यान रखोगे कि उसको हिरण नहीं कहते, हरिण कहते हैं। ठीक है। तो हरिण का एक छोटा सा रूप होता है उसे कहते हैं चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है गजेला बनेडी। ठीक है भाई, गजेला बनेडी यानी कि वो कूदता रहता है ना, वैसे 6-7 फीट ऊपर कूद सकता है वो, इतनी मतलब उसकी कैपेसिटी है, इसलिए उसे कहता है गजेला बनेडी। ठीक है ना। उसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है 22 मई 1981 के अंदर, यानी कि जो चिंकारा है इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया 22 मई 1981। और इससे पहले हमने पढ़ा था खेजड़ी के बारे में, जो मैंने गलती से 1983 लिखा दिया था, सर 1981 लिखवाया था, वहां आप 1983 कर लेना। ठीक है। क्योंकि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। ओके। फिर देखो भी आगे इसमें दिया हुआ है कि चिंकारे की विशेषता यह है कि ये 6 से लेकर 7 फीट तक छलांग लगा सकता है, यानी कि 6 फीट से लेकर 7 फीट ऊपर तक छलांग लगा के कूद सकता है। ठीक है। और ये एक ऐसा जानवर है जो शुद्ध रूप से शाकाहारी है भाई। ठीक है। क्योंकि मांस मीट से बहुत दूर रहता है ये, और एकदम शुद्ध शाकाहारी आदमी है। ठीक है। मतलब घास और फूस खाता है, पत्तियां खाता है और अपना जीवन गुजारा करता है बस। इसलिए ये ध्यान रखना, चिंकारे को शुद्ध शाकाहारी जानवर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये दूसरों का भोजन बनता है बेचारा, शेर है, कुत्ते हैं, इनको खा जाते हैं बेचारे को, तो इसे शुद्ध शाकाहारी के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपको दिख रहा है कि गोड्डावण, गोड्डावण का जो उपनाम है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, इसे सोन चिड़िया भी कहते हैं। तो इसके उपनाम ध्यान रखना भाई, गोड्डावण का उपनाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी और सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कहने का इसका ये पर्पज है कि ये मतलब बहुत ही शर्मिला है, इसलिए कभी इंसानों को दिखता नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये तो सोन चिड़िया है, मतलब बहुत कम दिखती है, रेयर चांस में कभी दिख जाती है, इसलिए ये ध्यान रखना। शर्मिला पक्षी, सोन चिड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है भाई। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है गोड्डावण का
वो है भाई ऑर्डो ओरिस निग्रेसेप्स, यानी कि ऑर्डो ओरिक्स ऑर्डे ओरिक्स निग्रेसेप्स। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है भाई, अजीब ही नाम है, तो थोड़ा आपको घोटना पड़ेगा, ये रट देना, ठीक है। ऑर्डे ओरिस निग्रेसेप्स। और इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया, तो इसे 1981 में चिंकारे के साथ में ही इसको दर्जा दिया गया था, 1981 के अंदर। और ये कहाँ पे रहता है, तो इसकी जो शरण स्थली है वो एक तो मरु उद्यान जो कि जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पे ये मिल सकता है। अगर आपको देखना हो और इसकी मिसाल मीटिंग करनी हो तो मरु उद्यान चले जाना, या फिर आपको जाना पड़ेगा सांकलिया जो कि आपके अजमेर में स्थित है। हार्ट ऑफ राजस्थान अजमेर है ना, वहाँ पे सांकलिया नामक स्थान है, वहाँ पे आपको ये गोडाउन मिल जाएगा भाई। और एक आपको मिलेगा सोरसेन 12 के अंदर, जो सोरसेन अभ्यारण्य है वहाँ पे आपको गोडाउन दिख सकते हैं। तो ये 3 जगह पर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांस में मिलते हैं भाई, क्योंकि ये अब बहुत ही कह सकते हैं लुप्त हो चुके हैं। या तो इनका शिकार कर लिया, या फिर इनको अच्छा वातावरण नहीं मिला ताकि ये प्रजनन कर सके, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। इसीलिए इनको रेड डाटा बुक के अंदर भी शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक यानी कि ये है कि भाई ये अब लगभग विलुप्त हो चुका है। रेड डाटा बुक का मतलब यही है कि अब जितने भी बचे हुए हैं उनको अच्छा वातावरण दो ताकि वापस प्रजनन करके इनकी संख्या बढ़ सके। लेकिन सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है, प्रयास कर रही है, और अभी फिलहाल ये रेड डाटा बुक के अंदर शामिल है। तो ये ध्यान रखना, रेड डाटा बुक में कौन सा पक्षी है, तो गोडाउन है वो रेड डाटा बुक के अंदर शामिल किया गया है। फिर आते हैं भाई रोइडा। रोइडा तो सबके देखा हुआ ही होगा। रोइडे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला एंडुलेटा। क्या नाम है भाई? टिकोमेला एंडुलेटा, ठीक है। और इसको कहते हैं राजस्थान का सागवान, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो यही लकड़ी काम में ली जाती है, चाहे महंगी मानो चाहे सस्ती मानो, इसलिए राजस्थान के लिए तो यही सागवान हुआ भाई, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का सागवान। और इसे कहते हैं मरुस्थल का टिक्का। क्या कहते हैं भाई? मरुस्थल का टिक्का भी कहते हैं, ठीक है। और मरुस्थल की शोभा भी कहते हैं। मरुस्थल का टीका, मरुस्थल की शोभा, राजस्थान का सागवान, ये सारे के सारे उपनाम है वो रोइडे के है भाई। क्योंकि मरुस्थल की शोभा इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारे पेड़ देखोगे वो सूखे साखे पेड़ है, जो मतलब बहुत ही कटीले है, कांटे है या फिर झाड़ी समान है। लेकिन ये एक पेड़ ऐसा है जो हरा भरा है, बड़ा पेड़ है, जो छाया दे सकता है और फूल भी लगते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ये है राजस्थान की शोभा। यानी कि सारी झाड़ियों के बीच में एक बहुत ही अच्छा वृक्ष देखा जाए तो वो रोइडे का वृक्ष हो सकता है, इसलिए इसे कहते हैं मरुस्थल की शोभा, मरुस्थल का टीका, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, टिकोमेला एंडुलेटा। फिर आते हैं घूमर। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है वो राज्य नृत्य है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसमें पोशाक जो है वो घाघरा पहन के किया जाता है, ऐसे गोल गोल घूम के किया जाता है, उसे घूमर कहते हैं, ठीक है ना। और ये राज्य नृत्य है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। फिर आते हैं केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, यानी कि केसरिया बालम जो गीत है ये भी है राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि राजस्थान का राजकीय गीत है भैया। यानी कि राजस्थान में चाहे कोई भी विदेशी मेहमान आएगा तो उसका स्वागत हमेशा इसी गीत से किया जाता है। देखना कहीं पर भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अगर राजस्थान के आ रहे हैं घूमने या फिर कोई प्रोग्राम के तहत आ रहे हो तो वहाँ पे आपको यही गीत मिलेगा, देखना आप, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ठीक है। फिर आता है कि ये जो गीत है ये ढोला मारू की कहानी पर आधारित है। अभी किस पे आधारित है? ढोला मारू एक प्रेम कहानी है, वो आप सबको पता ही होगी, राजस्थान पढ़ते हो जीके में, तो उसी कहानी पे ये जो गीत है वो आधारित है अभी। और इसको सर्वप्रथम गाने का जो श्रेय जाता है वो है मांगी भाई को जाता है, जो कि उदयपुर के हैं, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम गाया किसने गाया? तो मांगी भाई ने गाया था, उदयपुर के रहने वाले हैं। लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया या फिर कह सकते हैं इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई? तो वो है भाई अल्लाह जिल्ला भाई, जो कि आप पढ़ते हो महान गायिका के रूप में फेमस है, अल्लाह जिला भाई। तो ये ध्यान रखना भी, केसरिया बालम राज्य के गीत है, ढोला मारू कहानी पर आधारित है। सर्वप्रथम गाया किसने? तो मांगी भाई ने गाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया? तो अल्लाह जिला भाई ने गाया था। चलो एक बार कर लेते हैं रिवीजन।
तो सबसे पहले आता है चिंकारा, वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेडी, राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को, और खेजड़ी वाला सही करना है, उसमें 1983 करना है, क्योंकि चिंकारा और गोडावण ये दोनों 1981 में, और रोइडा वाला तो 1983 है, लेकिन वो आप सही कराना खेजड़ी वाला, ठीक है ना। और इस रोइडे को भी लिखो भाई 1983 है, ये भी 1983, इसको भी मान्यता 1983 मिली थी और खेजड़ी को भी 1983 मिली थी। तो गोडावण उपनाम इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है भाई, शर्मिला पक्षी है, सोन चिड़िया है, और वैज्ञानिक नाम आता है ऑर्डेओरिस निग्रेसेप्स, राज्य पक्षी का दर्जा मिला 1981 के अंदर। शरण स्थली देखा जाए तो मरु उद्यान जैसलमेर, साकलिया अजमेर, शोर सेन बारा, और ये एकमात्र जो पक्षी है जिसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है, क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है भाई, गुम हो चुका है अब सब कोको पार्टियों, ठीक है। फिर आया करे रोहिडा, तो रोहिडा का वैज्ञानिक नाम आता है टिको मेला एंडुलेटा, राजस्थान का सागवान भी कहते हैं, मरुस्थल का टिक्का भी कहते हैं, मरुस्थल की शोभा भी कहते हैं। और इसको दर्जा कब दिया गया था, तो ये ध्यान रखना, राज्य फूल का दर्जा 1983 के अंदर। फिर आते हैं घूमर, घूमर नृत्य राज्य नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, पोशाक पहनते हैं घाघरा, ठीक है ना। फिर आते हैं केसरिया बालम, फिर केसरिया बालम राज्य गीत है, ढोला मारू की कहानी पर आधारित है। सर्वप्रथम गाया किसने, तो मांगी बाई ने गाया, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने गाया, अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया है, जो कि मांड गायिका है, ठीक है भाई। ये थे प्रमुख प्रतीक चिन्ह। और अब आपको दिया गया है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल जो है वो राजस्थान का राज्य खेल है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। और इसे दर्जा कब दिया गया, तो इसे दर्जा दिया गया 1948 के अंदर, इसको दर्जा दिया गया है। यानी कि 1948 जैसे ही देश आजाद हुआ तो राजस्थान कहा कि भाई हमारा भी राज्य खेल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अंग्रेज उसमें बास्केटबॉल ही खेलते थे कि यार ये खेल अंग्रेज खेल रहे हैं, चलो इसको ही कर देते हैं बास्केटबॉल। लेकिन क्या होना चाहिए आप लोग बताओ कमेंट करके, ठीक है, संतोलिया या पिछड़ी दड़ी, कमेंट जरूर करना भाई। इसके बाद आता है कि इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं बास्केटबॉल में, तो बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 5-5, एक टीम में 5 खिलाड़ी, एक टीम में 5 खिलाड़ी, फिर खेलो बास्केटबॉल, ठीक है ना। और इस खेल के जन्मदाता कौन है भाई, तो वो आते हैं जेम्स नाइस्विच, कोई अंग्रेज है, कोई नाइस्विच नाम का, जेम्स नाइस्विच, ठीक है, वो इसके जन्मदाता है। बास्केटबॉल राज्य खेल है, 1948 दर्जा दिया गया, 5 खिलाड़ी होते हैं, और जन्मदाता अपने जेम्स है, ठीक है। फिर आते हैं गैमर, गैमर भाई ध्यान रखना, राज्य मिठाई है, राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, तो गैमर है, ध्यान रखना। और कथक, तो शास्त्रीय नृत्य है, कि राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। और कथक के लिए कौन सा घराना जाना जाता है, तो जयपुर राज घराना है वो प्रसिद्ध है अभी कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए, ठीक है भाई। इस प्रकार ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। और इसमें एक ये देख ले कि गोडावण को दर्जा दिया गया था 1981 के अंदर, तो चिंकारा है इसे भी दर्जा दिया गया था 1981, तो ये दोनों साथ में इनको दर्जा दिया गया था राज्य पक्षी और राज्य पशु, ठीक है ना। फिर दिया गया था खेजड़ी, खेजड़ी आती है 1983 के अंदर, इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1983 के अंदर। इसके साथ में ही दिया गया था रोहिड़े को दिया गया था राज्य फूल का दर्जा, वो भी आता है 1983 के अंदर, ठीक है ना। और राज्य पशु एक तो है चिंकारा, और एक और दिया गया ऊंट को, वो भी राज्य पशु है, और उनको दिया गया था 1914 के अंदर दर्जा। तो ये चीजें ध्यान रखना। पहले आपको गलती से यहाँ पे 1981 लिखवा दिया था, लेकिन खेजड़ी 1983 में दर्जा दिया गया था, ठीक है ना भाई। तो ये है प्रमुख राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, और इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से, तो इनको आराम से घोट लो। और ये फ्री फॉरवर्ड के नंबर है भाई, ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।